हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आईएमआरई सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर का तीसरा पार्ट 2.3 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उनका थ्योरी कवर करेंगे। इसके बाद हम इनका ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत देखिए आपको क्या पढ़ना है। जैसे आपको एलिमेंट्री आइडिया रिगार्डिंग इंस्पेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर की हैंडलिंग कैसे करते हैं, फिर पोल माउंटेड सब स्टेशन, प्लिंथ माउंटेड सब स्टेशन, ग्रिड सब स्टेशन। तो जितने भी टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे हैं उन सभी टॉपिक को पढ़ना है। उन सभी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसी टॉपिक से संबंधित हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम इनके थ्योरी देख लेते हैं और इसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो इसका पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है इंस्पेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मतलब कि विद्युत उपकरण की जो हैंडलिंग और निरीक्षण कैसे किया जाता है। तो देखिए, जब भी बड़ी बड़ी मशीनों या वैद्युत उपयंत्रों का वैद्युत यंत्र जो होते हैं, जब उनका इंस्टॉलेशन मतलब कि संस्थापन किया जाता है, तो जिस स्थान पर संस्थापन हमें करना होता है वहाँ पर उठा के ले जाने की उन्हें आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम श्रमिकों का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर श्रमिक का प्रयोग करेंगे तो बहुत टाइम भी लगेगा और इतने बड़े उपयंत्र को उठाने से श्रमिक को दुर्घटना की भी संभावना रहती है। इसलिए हम इन मशीनों को उठाने के लिए हैंडलिंग इक्विपमेंट, नाम याद रखिए, हैंडलिंग इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है। हैंडलिंग इक्विपमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि जिप क्रेन आपका हो गया, मोनो रेल, ट्राली। इन सब का प्रयोग किस लिए होता है? मशीनों और विद्युत उपयंत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठा के ले जाने के लिए। अब तीसरा पॉइंट देखिए, करा कि कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को लकड़ी की पेटी में ले जाया जाता है। उसे लकड़ी की पेटी में इसलिए ले जाया जाता है ताकि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर ट्रांसफार्मर का कोई भी पार्ट जो है डैमेज ना हो जाए। अब हमने पढ़ लिया कि हैंडलिंग कैसे करते हैं। अब हैंडलिंग के बाद हमको समझना है कि इसका इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण कैसे करते हैं। देखिए, जब ट्रांसफार्मर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है तो ध्यान रखा जाता है कि यह क्षतिग्रस्त न होने पाए। और परिवहन के बाद मतलब कि उस स्थान पर जहां पर इसको स्थापित करना है, उस स्थान पर पहुंचाने के बाद इसका क्या किया जाता है? इंस्पेक्शन, निरीक्षण किया जाता है। और जो भी पार्ट या डैमेज हुए रहते हैं उनको उसका मेंटेनेंस किया जाता है। अब हम इससे जो जो भी थ्योरी आपको बताए अभी तक, इसी संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि विद्युत यंत्रों व मशीनों की हैंडलिंग का कार्य श्रमिकों द्वारा नहीं कराया जाता है। क्यों? क्योंकि भारी दुर्घटना की संभावना रहती है, समय अधिक लगता है, अधिक धन का व्यय होता है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तुमने बताया कि जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनकी हैंडलिंग के लिए वो श्रमिक का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि भारी दुर्घटना की संभावना रहती है, समय अधिक लगता है, अधिक धन का व्यय होता है। इसलिए इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत यंत्रों व मशीनों की हैंडलिंग के लिए आवश्यकता पड़ती है। हमने बताया था हैंडलिंग इक्विपमेंट का नाम आपको, जैसे जिप क्रेन, मोनोरेल, ट्राली, उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपका जो सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन सही है। अब देखिए, जो हमने थ्योरी पढ़ा उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब जो अगला टॉपिक है आपका थ्योरी में वो है कि पोल माउंटेड सब स्टेशन। पोल माउंटेड सब स्टेशन, जैसे कि पहला पॉइंट है इसमें याद करने के लिए कि यह खंभे के ऊपर लगाया जाता है और यह सबसे सस्ता सब स्टेशन होता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पोल माउंटेड सब स्टेशन को इंस्टॉल किया गया है, स्थापित किया गया है। अब पोल माउंटेड सब स्टेशन जो होता है एच टाइप के पोल पर बना होता है। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, एक पोल ऐसे आया है, एक पोल ऐसे और बीच में ऐसे, तो एच टाइप का होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि पोल माउंटेड सब स्टेशन में किस प्रकार की पोल का प्रयोग किया जाता है। तो जो पोल का प्रयोग किया जाता है एच टाइप, आप यहाँ पे देख सकते हैं एच का शेप बन रहा है, तो एच टाइप का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके अलग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से रिमेंबर पॉइंट है। रिमेंबर पॉइंट पहला है कि इस सब स्टेशन की क्षमता 250 केवीए तक होता है, इसको आपको याद रखना है। और यह एक डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है कम होता है। और फिर इस सब स्टेशन पर लगा ट्रांसफार्मर 11 केवी को 0.4 केवी में स्टेप डाउन करता है। और ट्रांसफार्मर के एचटी साइड में एक त्वरित निरोधक मतलब कि लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है। और ट्रांसफार्मर के एलटी साइड में ऑयल सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। अब इसमें जितने रिमेंबर पॉइंट है उतने क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 2 3 मतलब 6 या 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं अगर बनाएंगे आप तो इसमें से आप रिमेंबर पॉइंट याद कर लेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम ज़्यादा इससे नहीं बनाए हैं इसलिए, क्योंकि रिमेंबर पॉइंट आपको नोट करा दिए हैं।
तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पोल माउंटेड सब स्टेशन का उपयोग वितरण के लिए किया जाता है। प्राइमरी वितरण के लिए पहला ऑप्शन है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है बोथ 1 and 2, चौथा है नन ऑफ एबव। तो पोल माउंटेड सब स्टेशन का प्रयोग जो होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है, इसलिए इसमें आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि पोल पर लगे सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग होती है। मतलब पोल हो गया और इस पे जो ट्रांसफार्मर लगा है इसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है। ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। पहला ऑप्शन है 11 kV इंटू 400 वोल्ट, 11 kV 240 वोल्ट, 33 kV 400 वोल्ट, नन ऑफ एबव। तो इसमें से आपका जो सही ऑप्शन है वो है 11 kV 400 वोल्ट। पहला ऑप्शन इसमें सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का रहा है कि सब स्टेशनों में सिंगल बस बार व्यवस्था का उपयोग वोल्टेज के लिए किया जाता है। वोल्टेज कितना होना चाहिए, 11 kV, दूसरा 33 kV, तीसरा 132 kV, चौथा 220 kV। तो सब स्टेशन में सिंगल बस बार सिस्टम के लिए जो वोल्टेज होता है वो होता है आपका 33 kV। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है करा है कि सामान्यतः पोल माउंटेड सब स्टेशन की कैपेसिटी होती है। आपको पहले भी थ्योरी में बता चुके कि पोल माउंटेड सब स्टेशन की कैपेसिटी कितनी होती है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 500 kVA है, दूसरा 200 kVA है, तीसरा 400 kVA और चौथा 1000 kVA। तो पोल माउंटेड सब स्टेशन की कैपेसिटी जो होती है वो होती है 200 kVA। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पोल माउंटेड सब स्टेशन की संरचना होती है। ये आपको पहले बता दिए थे थ्योरी में, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे एच टाइप, आई टाइप, ए टाइप, टी टाइप। तो पोल माउंटेड आपको बताए थे पोल्स रहते हैं और यहाँ पे ऐसे एक ट्रांसफार्मर रखा होता है। और ये कैसे बन रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं एच टाइप का। तो इसलिए इसमें जो आपका सही ऑप्शन है पोल माउंटेड सब स्टेशन की संरचना एच टाइप की होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन कर रहा है कि किस प्रकार के सब स्टेशन के इरेक्शन में कम समय की आवश्यकता होती है। आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है अंडरग्राउंड टाइप, इंडोर टाइप, आउटडोर टाइप, पोल माउंटेड टाइप। क्वेश्चन का मतलब समझते हैं पहले कि किस प्रकार के सब स्टेशन के इरेक्शन में, मतलब किस प्रकार के सब स्टेशन में को इंस्टॉल करने में, स्थापित करने में सबसे कम समय की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन अंडरग्राउंड, इंडोर, आउटडोर टाइप, पोल माउंटेड। तो आपको पता है अंडरग्राउंड हो या इंडोर या आउटडोर उन सब में बहुत अधिक समय लगेगा ही। और पोल माउंटेड में क्या होगा, 2 पोल यहाँ पे स्थापित करेंगे, फिर उसके बाद एक ऐसे लगा के ट्रांसफार्मर को स्थापित कर देंगे। तो सबसे कम समय जो लगता है आपका पोल माउंटेड सब स्टेशन में लगता है। अगला क्वेश्चन है कि पोल माउंटेड सब स्टेशन ट्रांसफार्मर ऑफ कैपेसिटी इज एम्प्लॉयड। मतलब पोल माउंटेड सब स्टेशन पर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उनकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है अप टू 25 kVA, 25 kVA से ऊपर, दूसरा है 125 kVA से ऊपर, तीसरा है 250 kVA से ऊपर, चौथा है ऑल ऑफ अबव। तो पोल माउंटेड सब स्टेशन जो पर ट्रांसफार्मर लगते हैं उनकी कैपेसिटी जो होती है इन सबसे अधिक हो सकती है, 250 kVA से ऊपर हो सकती है। इसलिए इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में अब थ्योरी देखेंगे, क्योंकि हमने पोल माउंटेड सब स्टेशन को समझ लिया और उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब जो है आपका फाउंडेशन माउंटेड और प्लिंथ माउंटेड सब स्टेशन। देखिए इस प्रकार का जो सब स्टेशन होता है उसको हम खुली वातावरण में भूमि तल पर या नींव या कुर्सी आरूढ़ पर स्थापित करते हैं। मतलब कि क्या बनाएंगे, एक नींव बनाएंगे या फिर एक आरूढ़ बनाते हैं, उसी पर क्या करते हैं ट्रांसफार्मर को स्थापित करते हैं। फिर क्या अगला पॉइंट है कि इसका उपयोग प्राथमिक और द्वितीयक संचरण के लिए किया जाता है। अब ये पॉइंट आपको याद करने के लिए, ये पॉइंट याद करिए रहिए कि इसका जो फाउंडेशन टाइप सब स्टेशन होता है इसका प्रयोग हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। और ये सब स्टेशन जो होते हैं 250 kVA से अधिक क्षमता के लिए बनाए जाते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फाउंडेशन सब स्टेशन से। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आमतौर पर कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए
फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है। कहने का मतलब फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन जो होता है उस पर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है उसकी क्षमता कितनी हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है 225 केवीए से कम, दूसरा है 10 केवीए तक, तीसरा है 200 केवीए तक, चौथा है 250 केवीए से ऊपर। तो थ्योरी में आपको बताया कि जो फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन होता है वो 250 केवीए से ऊपर होता है, इसलिए इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पोल माउंटेड सबस्टेशन आमतौर पर कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहला है 25 केवीए, दूसरा 125 केवीए, 250 केवीए, 500 केवीए। तो जो पोल माउंटेड सबस्टेशन होता है वो 250 केवीए के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए किस प्रकार के सबस्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है। इसके पहले हम आपको बता दिए फाउंडेशन टाइप सबस्टेशन में कि फाउंडेशन टाइप सबस्टेशन जो होता है वो क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन यही कर रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए किस प्रकार के सबस्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है। पहला ऑप्शन है पोल माउंटेड, दूसरा है फाउंडेशन माउंटेड, तीसरा है फाउंडेशन माउंटेड इंडोर टाइप और चौथा है पोल माउंटेड आउटडोर टाइप। इसमें जो सही ऑप्शन है आपका दूसरा ऑप्शन आपका इसमें सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबस्टेशन के लिए साइट का चयन और स्थान निर्भर करता है। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, भूमि की उपलब्धता पर, दूसरा है टाइप ऑफ सबस्टेशन, सबस्टेशन के प्रकार पर, फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वातावरण के कंडीशन पर, और चौथा है ऑल ऑफ अबव। तो जहाँ पर हमें सबस्टेशन को इंस्टॉल करना होता है ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, निर्भर करती हैं, इसलिए इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन है। कर रहा है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वोल्टेज होता है। पहला है 220 केवी, दूसरा है 33 केवी, तीसरा है 11 केवी, चौथा है 400 केवी। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो वोल्टेज होता है वो आपका होता है 11 केवी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन के ड्रॉबैक्स हैं। पहला ऑप्शन है अधिक स्थान घेरता है, या दूसरा है आरंभिक मूल्य अधिक होता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल की व्यवस्था नहीं होती है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है क्योंकि फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन को बनाने में समय भी अधिक लगता है और स्थान भी अधिक घेरता है, इसका मूल्य भी अधिक होता है, इसलिए इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है। अब देखिए जो आपका फाउंडेशन टाइप सबस्टेशन था वो उसका थ्योरी और ऑब्जेक्टिव एंड हो गया। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक विलककारी, मतलब कि आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या होता है, इसका प्रयोग क्यों करते हैं और इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए आइसोलेटर क्या होता है, एक ऐसा स्विच होता है जिसका उपयोग किसी उच्च विद्युत धारा वाले सर्किट को पूरी तरह सप्लाई से डिस्कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। और देखिए आइसोलेटर जो होता है उसका प्रयोग इलेक्ट्रिक उपकरण को स्विचिंग करने के लिए काम आता है, मतलब कि हम इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिकल के सर्किट को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ये पॉइंट रिमेंबर पॉइंट है, आप इसको याद कर लीजिए। अब अगला पॉइंट है कि आइसोलेटर को ऑफ लोड डिवाइस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, आइसोलेटर को और क्या कहा जाता है, तो इसका नाम है ऑफ लोड डिवाइस। अब अगला पॉइंट है कि इसका प्रयोग जो होता है मैनुअल तरीके से, मैनुअल तरीके से मतलब कि ऑटोमेटिक या नहीं होता है, मतलब कि सर्किट को हमें ऑन या ऑफ करने के लिए उस वहाँ तक जाना पड़ता है। अब अगला पॉइंट है कि आइसोलेटर का प्रयोग लाइन में जो होता है सर्किट के ब्रेकर के पहले और बाद में किया जाता है। तो अब इसी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो कि 16 नंबर क्वेश्चन है। कहा है कि आइसोलेटर क्यों लगाया जाता है। पहला ऑप्शन है सर्किट के एक हिस्से को दूसरे से अलग करने के लिए, सर्किट ब्रेकर के विकल्प के रूप में, इसका उपयोग सर्किट ब्रेकर के दोनों ओर होता है, और चौथा है दोनों 1 और 3। तो आइसोलेटर क्यों लगाया जाता है, तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो पहला वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि आइसोलेटर जो होते हैं सर्किट के एक हिस्से को दूसरे से अलग करने के लिए लगाते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आइसोलेटर का उपयोग क्यों किया जाता है। पहला है ब्रेक एबनॉर्मल करंट, मेकिंग अंडर फॉल्ट कंडीशन,
ब्रेकिंग द सर्किट अंडर नो लोड कंडीशन, और चौथा है नन ऑफ अबव। तो आपको पता है कि आइसोलेटर का प्रयोग जो करते हैं हम उसको नो लोड कंडीशन में करते हैं सर्किट को ब्रेक करने के लिए, इसलिए आपका जो है तीसरा ऑप्शन सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारेषण लाइनों में, मतलब कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको पारेषण लाइन भी बोलते हैं, पारेषण लाइनों में प्रयुक्त आइसोलेटर तोड़ने में सक्षम है। इंग्लिश इसका देखिए ज़्यादा समझ में आएगा। द आइसोलेटर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग। पहला ऑप्शन है फॉल्ट करंट, दूसरा नो करंट, तीसरा चार्जिंग करंट और चौथा लोड करंट। तो ट्रांसमिशन लाइन में आइसोलेटर जो होता है वो चार्जिंग करंट को ब्रेक करने में सक्षम होता है, इसलिए इसमें आपका जो है तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आइसोलेटर इज डिजाइन टू ओपन ए सर्किट और लाइव सिस्टम अंडर। आइसोलेटर का डिजाइन किया जाता है किसी सर्किट को नो लोड कंडीशन में, अंडर नो लोड कंडीशन में, आइदर ए और बी, नाइदर ए और बी। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है आपको बताया कि आइसोलेटर का प्रयोग अंडर नो लोड में होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि आइसोलेटर ओपन होता है। पहला ऑप्शन है आफ्टर ओपनिंग सर्किट ब्रेकर इन लाइन, सर्किट लाइन में सर्किट ब्रेकर के ओपन होने के बाद, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर के बंद होने के बाद, फिर अंडर क्लोजिंग पोजीशन ऑफ सर्किट ब्रेकर, और चौथा है नन ऑफ अबव। तो आइसोलेटर जो ओपन होता है वो कब ओपन होता है? पहला ऑप्शन इसमें सही है, आफ्टर ओपनिंग सर्किट ब्रेकर इन लाइन, लाइन में सर्किट ब्रेकर के ओपन होने के बाद। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सब स्टेशन में सामान्यतः ओपन रहता है? तो पहला ऑप्शन है सर्किट ब्रेकर ओपन रहता है, कि अर्थ स्विच या आइसोलेटर या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी इक्विपमेंट है कि सर्किट जो सब स्टेशन में ओपन रहता है वो है आपका अर्थ स्विच। वो अर्थ स्विच जो होता है सब स्टेशन में हमेशा क्या होता है? सामान्यतः ओपन ही रहता है। अब आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको इसमें से हमने जो 2.3 था उसमें से आपका कुछ टॉपिक को ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों के साथ कंप्लीट किया है। अब अगले वीडियो में इसके जो नेक्स्ट टॉपिक हैं उसको बताएंगे थ्योरी और ऑब्जेक्टिव के साथ।